एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोगों को जानना है कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या है और प्रतिरोधों का संयोजन किस प्रकार से करेंगे, ठीक, और इनके आधार पर आंकिक प्रश्न किस तरह से होते हैं। तो चलिए, आपने पिछले वीडियो में जाना था कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या चीज़ है। विशिष्ट प्रतिरोध को हम लोग रो से व्यक्त करते हैं। इस प्रकार से रो का चिन्ह होता है और रो इक्वल टू होता है RA/L। ये सूत्र मिला था विशिष्ट प्रतिरोध के लिए। चलिए अब इसी सूत्र से इसका मात्रक हम लोग निकालते हैं। इसका मात्रक जो बनेगा वो बनेगा, R का मात्रक क्या होता है जी, ओम होता है, इंटू ये क्या है, क्षेत्रफल है उसके अनुप्रस्थ पृष्ठ का। जैसे ये तार है तो तार के ये अनुप्रस्थ पृष्ठ का क्षेत्रफल है। अच्छा, आप सब ध्यान रखना कि एग्जाम में जब आंकिक प्रश्न आता है ना, तो ये जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ये अधिकतर मिलीमीटर स्क्वायर में या सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। क्योंकि तार बहुत ज़्यादा मोटा तो होता नहीं है, इतना मोटा मोटा तार हो, तार सब बहुत पतला पतला होता है, तो उसका जो एरिया होता है वो मिलीमीटर स्क्वायर में या सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। तो आप सब उसके मात्रक को चेंज कर लेना। अगर सुनिए, पिछले वीडियो में भी इस बात की चर्चा हुई थी कि अगर ऐसे लिखा हुआ है 1 मीटर, तो इसको हम लोग लिखते हैं 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, या 1 मीटर बराबर हो जाता है 10⁻2 सेंटीमीटर। 100 को 10⁻2 लिख सकते हैं। अगर हम लोग 1 सेंटीमीटर का वैल्यू निकालेंगे तो ये मीटर की ओर चला आएगा, तो 1 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा ये 1/10⁻2 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर बराबर आपको मिल जाएगा 10⁻−2 मीटर मिल जाएगा। अच्छा, 1 सेंटीमीटर बराबर इतना, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का अगर आपको मान निकालना है तो दोनों पक्ष का वर्ग कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर हो जाएगा, फिर इसका भी वर्ग होगा तो 10⁻4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार से अगर 1 मिलीमीटर स्क्वायर लिखा है तो ये बराबर हो जाएगा, 1 मिलीमीटर बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर। 1 मिलीमीटर बराबर 1 मिलीमीटर, 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, तो 1 मीटर में हो गया 10⁻3 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर बराबर क्या हो जाएगा जी, ये नीचे आएगा तो 10⁻3 मीटर बन जाएगा। 1 मिलीमीटर बराबर 10⁻3 मीटर स्क्वायर कर देंगे तो 1 मिलीमीटर स्क्वायर बराबर मिल जाएगा 10⁻6 मीटर स्क्वायर। अभी मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। तो क्षेत्रफल आपको हमने बताया है कि आपको हमेशा आंकिक प्रश्न में अपने एमकेएस पद्धति को बरकरार रखना होता है। आर का मात्रक तो ओम होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है एमकेएस पद्धति में। क्षेत्रफल का मात्रक एमकेएस पद्धति में मीटर स्क्वायर होगा। तो अगर सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है तो 10⁻4 का गुणा कर देना और मीटर स्क्वायर बन जाएगा, और अगर मिलीमीटर स्क्वायर में दिया है तो 10⁻6 का गुणा कर देना इंटू 10⁻6 कर देना और वो मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अपने मात्रक को बनाए रखना होता है, ठीक है। और कुछ विशेष कठिन है नहीं न्यूमेरिकल लगाना, मतलब बिल्कुल भी कठिन नहीं है। आपको अपना पद्धति बरकरार रखना है कि लंबाई को मीटर में ही रखना है, द्रव्यमान को किलोग्राम में ही रखना है, और जो है समय को सेकंड में रखना है। विद्युत धारा है तो एम्पियर में उसका मात्रक होना चाहिए, ठीक। टेम्परेचर है तो डिग्री सेल्सियस में होना चाहिए, पदार्थ की मात्रा है तो मोल में होना चाहिए, जो तीव्रता है तो कैंडेला में होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको अपने एमकेएस पद्धति को बरकरार रखना है। और अब इस सूत्र को देख लीजिए, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं। तो इसमें एक तो है रो मतलब विशिष्ट प्रतिरोध, दूसरा है आर प्रतिरोध, ये तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, एल तार की लंबाई। अगर इन चार में से कोई एक चीज गायब कर देगा, कोई एक चीज, 3 चीज बता दिया कि तार का प्रतिरोध इतना है, विशेष उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इतना है और उसकी लंबाई इतनी है, तो सबको आप पहले एमकेएस पद्धति में देख लीजिए कि सब लोग हैं कि नहीं है। सब लोग एमकेएस पद्धति में हैं तो इसी फार्मूले में मान रख दीजिए, आपको विशिष्ट प्रतिरोध मिल जाएगा। अगर विशिष्ट प्रतिरोध पूछ रहा है तो, नहीं तो जो पूछ रहा है वो मान बताइए, ठीक है। चलिए इसका मात्रक बनाते हैं हम लोग। आर का मात्रक ओम होता है, ये का मात्रक क्या होता है जी, एरिया है, तो एमकेएस पद्धति में मीटर स्क्वायर में रहेगा, और एल लंबाई है उसकी, तो लंबाई मीटर में रहेगी ना।
अब ये 1 मीटर से 1 मीटर लुट जाएगा, मीटर स्क्वायर में 2 है तो 1 मीटर बचेगा। आपको मात्रक मिल जाएगा ओम मीटर। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम मीटर। विशिष्ट प्रतिरोध को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है जी, ये विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक। अच्छा सुनो, न्यूमेरिकल में कभी कभी जो है विशिष्ट प्रतिरोध बता देगा और क्षेत्रफल बता देगा, तार का लंबाई बता देगा, आपसे तार का प्रतिरोध पूछेगा तो इसी सूत्र में मान रख करके रो का मान रख दिए, रो की जगह फिर तिरछा गुणा कर देना, तिरछा गुणा करके फिर आपको आर का वैल्यू निकाल देना है। जब तिरछा गुणा कर लेंगे उसके बाद में ये उस दूसरी तरफ बटा में चला जाएगा और आप आर का वैल्यू निकाल लेंगे। बस ये इतना काम है। और एक बात जान लीजिए कि चालक तार का लंबाई और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना भी घटे बढ़े, एक प्रकार के तार का विशिष्ट प्रतिरोध एक ही होगा। ये नियत होता है कि कॉपर का विशिष्ट प्रतिरोध इतना होगा, चांदी का विशिष्ट प्रतिरोध इतना होगा, एल्यूमिनियम का विशिष्ट प्रतिरोध इतना होगा, सोने का विशिष्ट प्रतिरोध इतना होगा। तो इस प्रकार से ये निश्चित होता है। तार की लंबाई कम ज़्यादा कर देने से विशिष्ट प्रतिरोध नहीं बदलता, प्रतिरोध बदलता है। प्रतिरोध डिपेंड करता है चालक तार की लंबाई पर और उसके क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा। ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अगर बढ़ जाएगा तो इस चालक तार का क्षेत्रफल घट जाएगा और ये क्षेत्रफल अगर कम होगा तो इसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा, ठीक है। और ये डिपेंड करता है लंबाई पर। अगर इसकी लंबाई ज़्यादा हो जाएगी तो प्रतिरोध ज़्यादा हो जाएगा, लंबाई कम हो जाएगी तो प्रतिरोध कम हो जाएगा, इस प्रकार से। तो एक एक बात को आपको बहुत ढंग से समझते हुए चलना है। और ठीक है, इस बात को नोट कर लीजिए। फिर हम लोग चलते हैं प्रतिरोधों का संयोजन करवाते हैं, नोट कर लीजिए। संयोजन किस प्रकार से होगा? देखिए, जितना भी वैद्युत उपकरण होता है सबका प्रतिरोध होता है, ठीक है, सभी वैद्युत उपकरणों का। तो अगर हम जो है कई बल्ब एक साथ जोड़ते हैं तो इस चीज़ को कहेंगे प्रतिरोधों का संयोजन। हम कई वैद्युत उपकरण एक साथ अगर लगाते हैं तो किस तरह से लगाते हैं वो उनका प्रतिरोधों का संयोजन कहलाता है। कम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंस, हेडिंग डाल दीजिए, प्रतिरोधों का संयोजन। कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंसेज, प्रतिरोधों का संयोजन। तो प्रतिरोधों का संयोजन 3 प्रकार से होता है। पहला होता है समांतर क्रम में, पहला श्रेणी क्रम में लिख लीजिए, श्रेणी क्रम में। दूसरा होता है समांतर क्रम में और तीसरा होता है मिश्रित क्रम में। अंग्रेजी में कहते हैं इन सीरीज, सीरीज मतलब श्रेणी, और पैरेलल यह होता है मिक्सचर, ठीक है। 3 प्रकार से प्रतिरोधों का संयोजन हम लोग कर सकते हैं। अच्छा चलिए एक तो वैद्युत परपथ बनाते हैं। वैद्युत परपथ में क्या होता है? एक तो धारा का स्रोत होता है, धारा स्रोत मतलब बैटरी, ये बैटरी जोड़ दिया हमने, बैटरी का चिन्ह होता है, 2 लाइन खींच दीजिए, एक छोटा एक बड़ा। बड़ा लाइन उसका पॉजिटिव टर्मिनल दिखाएगा। बैटरी में 2 टर्मिनल होते हैं, एक प्लस का सिरा एक माइनस का सिरा। तो जो बड़ा लाइन होता है वो प्लस का सिरा दिखाता है और जो छोटा सिरा होता है वो माइनस का सिरा दिखाता है। अब इस तरीके से हम लोग इसके धन सिरे से एक प्रतिरोध जोड़ते हैं। ये प्रतिरोध का चिन्ह है जी, ऐसे ऐसे आप बना देंगे तो ये प्रतिरोध का चिन्ह है, ये बैटरी का चिन्ह है। और
ये हो गया, नोट कर लीजिए, ये हो गया प्रतिरोध, ये बड़ा छोटा ये क्या है, बैटरी या सेल कहते हैं इसको, बैटरी या सेल। ठीक, ये इस तरह से चिन्ह बन गया है। तो ये अमीटर का है, अमीटर जो विद्युत धारा जिससे मापा जाता है। इस तरीके से बी बना के गोला बना हुआ है, तो ये वोल्ट मीटर का है, वोल्ट मीटर मतलब जिससे विभव को मापा जाता है। ठीक है जी, इस तरीके से इसे बना हुआ है। तो ये कुंजी है, कुंजी मतलब स्विच, स्विच ऑन ऑफ करने के लिए। अब इसमें अगर हम लोग इस जगह पर ऐसे कुंजी लगा सकते हैं, तो कुंजी जब तक खुला है तब तक कोई धारा प्रवाहित नहीं होगा। जैसे कोई तार अगर आपने बीच में काट रखा है तो धारा नहीं प्रवाहित होगा। धारा प्रवाह के लिए तार का जुड़े होना, प्लस सिरे से माइनस सिरे की ओर जुड़े होना जरूरी है। अभी आपने एक बल्ब जोड़ा, ये बैटरी है आपका, ये इसका धन वाला सिरा हो गया और ये माइनस वाला सिरा हो गया। बैटरी में ये रेड और ग्रीन में होता है। ठीक है, अब यहाँ से आपने एक तार लगा दिया और रेड सिरे से भी एक तार लगा दिया, यहाँ पर आपने एक ठो बल्ब लगा दिया है। ठीक, अब अगर हम जो है इस प्लस सिरे को यहीं बीच में ब्रेक कर दें, काट दें, तो ये बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा। परिपथ में धारा प्रवाहित होगा? नहीं होगा। तो ये परिपथ से सबका जुड़े रहना बहुत आवश्यक है, और नहीं तो धारा नहीं प्रवाहित होगा। ये कुंजी लगा होता है, अगर यही बीच में तार काट दिए, इस जगह पर एक स्विच लगा दिए, तो स्विच को जब हम लोग ऑन करेंगे तब वह इस तार को मिला देता है, धारा प्रवाहित होने लगता है। और जब स्विच को ऑफ करते हैं तो दोनों तार को फिर से हटा देता है। ठीक है, और धारा नहीं प्रवाहित होता है। तो कुंजी का चिन्ह इस तरीके से होता है। ये कुछ सिग्नल है, इन्हें आप जानिएगा। और विद्युत धारा दिखाना है तो ये इस तरह से परिपथ होता है, ये तार होता है, तार में एरो बना दीजिए तो ये धारा की दिशा हो जाएगी, विद्युत धारा की दिशा। और विद्युत धारा की दिशा परिपथ में धन सिरे से ऋण सिरे की ओर होती है। ठीक है, धारा आपका इधर से बहेगा, धन सिरे से ऐसे बहेगा। श्रेणी क्रम में क्या होता है कि एक के बाद एक हम लोग उसी क्रम में लगाते हुए चले जाते हैं। ये पहला प्रतिरोध लगा दिए, पहले प्रतिरोध को नाम दे दिए R1 का, ये दूसरा प्रतिरोध लगा दिए, इसको नाम दे दिए R2 का, और ये तीसरा प्रतिरोध लगा दिए, इसको नाम दे दिए R3। ठीक, 3 प्रतिरोध हमने लगा दिया और जोड़ दिया। अब ये इन प्रतिरोधों का एक सिरा एक बैटरी के एक सिरे से और दूसरा सिरा बैटरी के दूसरे सिरे से सब अटैच है। इस तरीके से ये 3 प्रतिरोध लगे हुए हैं। ये दोनों बहुत करीब लग गए हैं, लेकिन चलिए ठीक है, आप समझ लीजिएगा। यहाँ बीच में तार है, R1, R2, R3, ये 3 प्रतिरोध लगे हुए हैं, एक के बाद एक। ठीक, ऐसा करने से ये जो विभव है, मान लीजिए आपने जो है 20 वोल्ट की बैटरी लगाई है, 20 वोल्ट की बैटरी आपने जोड़ रखी है, तो ये B जो है 3 जगह ब्रेक हो रहा है। एक तो यहाँ, दूसरा यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, ऐसे नाम दे दें अगर हम, तो एक हो गया A से B तक, फिर B से C तक, फिर C से D तक। ये विभव इसका 3 भाग में बढ़ जाएगा। 3 जगह अगर तार कट रहा है, जुड़ रहा है, तो ये पूरा विभव 3 भाग में बढ़ जाएगा। यहाँ से यहाँ तक का हो जाएगा विभव V1, यहाँ से यहाँ तक का विभव V2, यहाँ से यहाँ तक का विभव V3। तो तार अगर आपका 3 जगह कट रहा है, जुड़ रहा है, तो V1, V2 और V3। लेकिन धारा सबके लिए, मान लीजिए I धारा अगर इसमें प्रवाहित हो रही है, I धारा अगर प्रवाहित हो रही है, तो यही धारा सबके लिए है। क्योंकि तार एक ही है, धारा इधर से जा रही है और फिर तार और तो कोई है नहीं, तो इसी तार से होकर के फिर बह करके बैटरी में आ जाएगी, बैटरी के ऋण सिरे से प्रवेश करेगी बैटरी के अंदर। और बैटरी के अंदर जो धारा बहती है माइनस सिरे से प्लस सिरे की ओर, तो फिर माइनस से प्लस की ओर आएगा। इस तरीके से ये लगातार ऐसे इस क्रम में बहता रहेगा धारा, जब तक रासायनिक ऊर्जा संचित है, जब तक विभवांतर स्थापित रहेगा तब तक। ठीक है, तो ये विभव इन तीनों का अलग अलग हो जाएगा। धारा का मान चूंकि तार एक ही है तो एक ही रहेगा। ठीक है, ये श्रेणी क्रम में है। अब इसमें आपको ये चित्र बनाने के बाद में फिर माना लिखना होता है। माना या श्रेणी क्रम में ऊपर हेडिंग है, तो इसमें लिख दीजिए कि इस परिपथ में एक के बाद एक प्रतिरोध क्रम से एक ही तार में जोड़े हुए होते हैं। ठीक है, चित्रानुसार माना 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं।
ठीक, ये से बी के बीच का विभवांतर b1, बी से सी के बीच का विभवांतर b2 तथा सी से डी के बीच का विभवांतर b3 है। ठीक, अच्छा ओम भाई साहब ने क्या कहा था? ओम ने कहा था कि b बराबर होता है IR, होता है। अब अगर हम पहले वाले प्रतिरोध R1 की बात करें तो R1 का जो विभव है हमने मान रखा है B1, यही B 3 भाग में बढ़ जा रहा है, तो B1 बराबर हो जाएगा, धारा क्या है? I है। ठीक, IR1, B1 बराबर मिल जाएगा IR1। चलिए यहाँ छोटा सा कर देते हैं डेरिवेशन, आप सब कंफ्यूज होंगे जी, इरेज ही कर देते हैं, इन सबको इरेज कर देते हैं। सब नोट हो गया होगा, नहीं नोट होगा तो वीडियो को पीछे कर लेना, फिर से नोट कर लेना। ठीक, इसका माना आप सबने लिख लिया होगा। चलिए ठीक, लिख दीजिए। तब ओम के नियम से ओम भैया के नियम से पहले प्रतिरोध R1 के लिए, प्रथम प्रतिरोध R1 के लिए जहां आपने माना लिखा है उसमें इस बात को जरूर लिख लेना कि सभी प्रतिरोधों में समान धारा I प्रवाहित हो रही है। ठीक है, इस बात को लिख लेना। इन तीनों प्रतिरोधों के लिए धारा का मान वही है, I ही रहेगा। प्रथम प्रतिरोध R1 के लिए B1 बराबर कितना हो जाएगा जी? ये हो जाएगा IR1 सर। I तो वही है, इसमें R चेंज हो रहा है और B1 चेंज हो रहा है, तो B1 इज इक्वल टू IR1। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और दूसरा इक्वेशन दूसरे प्रतिरोध के लिए, या इसी में लिख दीजिए, इसी प्रकार से आपको प्राप्त हो जाएगा B2 इज इक्वल टू IR2। ये इक्वेशन नंबर 2 तथा B3 इज इक्वल टू IR3। ठीक है, ओम भैया के नियम में हम लोग इन सब का मान रखते चले जाएंगे, B1, B2 और B3 का वैल्यू हमको मिल जाएगा। अच्छा, जो इसका कुल विभव है B और जो इसका कुल प्रतिरोध है, इसका कुल प्रतिरोध कितना है? 3 ठू लगा हुआ है। इन तीनों के बराबर का कोई प्रतिरोध हम लोग एक बराबर का प्रतिरोध, इन तीनों का तुल्य प्रतिरोध एक ठू मान लेते हैं हम, जिसको कैपिटल R नाम देंगे। ठीक है, यहां लिख दीजिए, यदि परिपथ का तुल्य प्रतिरोध R हो, तब परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, परिपथ में R प्रतिरोध लगा है, I धारा बह रही है और B वोल्ट का B विभवांतर है उस परिपथ का पूरा, तो B बराबर हो जाएगा I गुणे R। और यही I इन तीनों के लिए भी है, इनका सिर्फ B1 R1 अलग है, I इनको सब यही मिल रहा है, पूरे वाले का ही। यह समीकरण नंबर 4 हो गया जी। ठीक, अब यहाँ लिखे चूंकि B बराबर होता है B1 प्लस B2 प्लस B3 के, ये B 3 भाग में बढ़ गया था, B1, B2 और B3 के, तो B बराबर हो जाएगा B1, B2 और B3 के। तो B का मान कितना है? लिख दीजिए, समीकरण 1, 2, 3 और 4। ये इन चारों समीकरणों को देखिए आप, 3 समीकरण आपको यहाँ दिख रहे हैं और चौथा समीकरण यहाँ दिख रहा है। B1, B2, B3 और B, इन चारों का मान यहाँ रखवाना है। B का मान हो गया IR इज इक्वल टू B1 का मान समीकरण 1 से IR1 IR2 प्लस IR3, ये मान मिल जाएगा। क्योंकि ये जो B है
3 भाग में बटा हुआ है, तीनों को मिलाएंगे तो फिर से b प्राप्त हो जाएगा। ये b बराबर है b1 के और b2 के और b3 के, ठीक है। इस तरीके से ओम का नियम लगाते हुए हमको इनको इकट्ठा रखना है। b बराबर आई आर, b1 बराबर आई आर वन, b2 बराबर आई आर टू, b3 बराबर आई आर थ्री। ठीक है जी, सब लोग रख गए हैं। दोनों पक्षों में आई कॉमन ले लें हम अगर, तो इधर बचा आई आर, इधर में आई हो गया कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। अब दोनों पक्षों में आई से कर दीजिए भाग, यहाँ कर देते हैं, यहाँ पर दोनों पक्षों में आई से भाग, ये लिखा हुआ है अभी आई आर इज इक्वल टू आई R1 प्लस R2 प्लस R3। अब यहाँ पर दोनों पक्षों को आई से भाग करना है। आई से जब हम लोग भाग कर देंगे तो ये आई बर्बाद हो जाएगा, ये वाला आई बर्बाद हो जाएगा। इस पक्ष में बचेगा हमारा वाला इन तीनों के बराबर महारथी, इन तीनों के समतुल्य जो हम लोगों ने एक प्रतिरोध लिया था, ठीक है। इन तीन के बराबर एक जो हमने प्रतिरोध लिया था वही प्रतिरोध महारथी, ये बचेगा आर, और इधर वालों में ये तीनों पहले से जो उपस्थित प्रतिरोध है ये लोग बचे रहेंगे, ठीक है। R1 प्लस R2 प्लस R3, ये है भैया तीन प्रतिरोध। हमने अगर तीन प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में लगा दिया है और उनका तुल्य प्रतिरोध अगर आपको बताना है तो उसके लिए उन तीनों प्रतिरोधों को जोड़ लीजिए, योग कर लीजिए श्रेणी क्रम में। उन तीनों को इससे लगातार आप योग करेंगे, ठीक है। वही योग इनकी क्षमता को प्रदर्शित करेगा, तुल्यता को बताएगा। तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तीन प्रतिरोध मान लीजिए। एक प्रतिरोध है 2 ओम का, एक है 4 ओम का, एक है 6 ओम का। 2, 4 और 6 ओम के 3 अलग अलग प्रतिरोध हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि इन तीनों का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। जब हम इन्हें श्रेणी क्रम में लगाएंगे तब इनका तुल्य प्रतिरोध होगा जितना जितना है इन तीनों का जोड़ दीजिए। 2 और 4 उसका 6 और 6 उसका 12, कुल प्रतिरोध बन जाएगा 12। इस तरीके से R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हो गया। अब इस पर हम सभी को न्यूमेरिकल लगाना होगा। कैसे लगाएंगे? 3 प्रतिरोध 5 ओम, 6 ओम, 8 ओम के एक श्रेणी क्रम में लगाए गए हैं। इनका तुल्य प्रतिरोध बताइए, तो इसी सूत्र में रख दीजिए, जोड़ घटा दीजिए, ये लीजिए सर, हो गया, ठीक है। तो बड़ा आनंद आने वाला है। और इस वाला वीडियो के बाद जो दूसरा वीडियो बनना है उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स, अच्छे न्यूमेरिकल्स जो आपके बुक में हैं, अच्छे न्यूमेरिकल्स को लेकर के उन पर चर्चा होगा। और आज आपने जाना था कि ये 3 प्रकार से श्रेणी बनाए जाते हैं, ये श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में और एक मिश्रित क्रम में। तो समांतर क्रम और मिश्रित क्रम को समझना रहेगा हम लोगों को अगले वीडियो में, और साथ ही साथ कुछ आंकिक प्रश्नों को भी समझना रहेगा। जिन आंकिक प्रश्नों में आपको समस्या है उसे आप अपने कमेंट बॉक्स में आज ही बता दीजिएगा, उसका निराकरण कल हो जाएगा, ठीक है जी। ओके, धन्यवाद, फिर मिलेंगे।